जय श्री राम। दोस्तों, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कुछ रोचक प्रश्न आप लोगों ने पूछे। जैसे कि बच्चे का जो स्वभाव है वो माँ की कुंडली से देखना चाहिए या पिता की कुंडली से। बच्चे का जेंडर माँ की कुंडली से देखना चाहिए या पिता की कुंडली से। भगवान राम के चार्ट में सूर्य शनि आमने सामने होने का क्या फल रहा। और दूसरी शादी जब हम देख रहे होते हैं किसी की पत्रिका में, तो वो दूसरे भाव से देखते हैं। तो ऐसे में ट्रांजिट और दशा कहाँ से लगानी चाहिए, और डिग्री, प्लैनेट की डिग्री क्या रोल प्ले करती है ट्रांजिट में। तो ये कुछ सवाल हैं जिसके उत्तर हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो लाइफ सूत्राज को और करे अपनी नक्षत्र ज्योतिष का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहले तो आप सभी रीमा जी, दिविज, लीना, चितलांगे जी, आप सभी को धन्यवाद। आप लोग आए और लास्ट मोमेंट में मैंने मैसेज किया, उसके बावजूद भी आप अवेलेबल रहे सभी। तो आज का कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया है। 4 सवाल है और हम 4 लोग हैं। तो देखते हैं इन सवालों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, कैसे हमें इसको देखना चाहिए। ये सवाल यूट्यूब वीडियो पर आए थे। तो दिविज, आपसे चालू करते हैं। पहला सवाल बताइए मुझे कि ये क्या पूछा गया था। नमस्कार सर, जय श्री राम। जो हमें पहला सवाल YouTube की तरफ से आया था वो था कि while checking गोचर should हम्म, we not check लग्ना और मून डिग्री? For example, शनि may transit in January, but if someone has lagna or moon degree at around 2 degree, then shouldn't be getting results much earlier? I mean, are we supposed to see the bhav chalit concept here? हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि अब अगर चंद्रमा या लगन की डिग्री से, जब शनि का गोचर अगर हम देख रहे हैं वहां से देखें, या स्ट्रेट अवे कह दें कि भैया इस राशि के लिए यहाँ पर गुरु आया है तो ऐसा होगा। तो डॉक्टर लीना चितलांगे, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम जी। और सर, मुझे ऐसे लगता है कि सर गोचर जब चलता है तो उस हिसाब से हमको मून की और लग्न की डिग्री को जरूर देखना चाहिए। हम्म। भावचलित कंसेप्ट के हिसाब से सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी जातक की लग्न की या मून की डिग्री जो होती है वो बहुत कम होती है, और जैसे right। ही वो प्लेनेट आता है तो सर डिग्री जब मैच जितना क्लोज रहेगा सर उतने जल्दी उसको परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। हम्म और सर ये बात मैंने खुद अनुभव भी की है। तो हम्म। मेरे ओपिनियन में सर ये जरूर देखना चाहिए। अब डिग्री के बगैर देखना ठीक नहीं है ना। हम्म। रीमा जी, आप भी अब मेरे ख्याल से अग्री करेंगे या यस कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू। सर, यस सर, क्योंकि सर जब भी हम भाव पे किसी का इन्फ्लुएंस देखते हैं तो हम भाव मध्य को कंसिडर हमेशा करते हैं। तो राइट। वही चीज हमें ट्रांजिट में भी करनी चाहिए। मैं एक केस के बारे में बताता हूँ, शायद हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हो। अशोक विहार का था। तो उसमें क्या था कि एक लड़की मैरिज के लिए, मतलब मैरिजेबल एज थी और हो नहीं रही थी। तो वो पूछ रहे थे कि सर कब तक हो जाएगी, क्या उम्मीद है, कैसे देखना था। तो उस गुड़िया का लग्न की डिग्री काफ़ी कम थी। ये बात है जब तुला राशि से वृश्चिक राशि में गुरु का गोचर आ रहा था। अब तो मेष में आ गया। तो अब 7-8 साल पहले की बात होगी। तो जो भी था, तो वो तुला से वृश्चिक में आना था। अब क्योंकि लगन की डिग्री कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी प्रभाव मिल जाएंगे, ट्रांजिट आने से पहले ही कुछ ना कुछ रिजल्ट उसको दिख जाएंगे। तो ऐसे में हमें करना तो यही चाहिए कि जो लग्न की डिग्री हो उसमें 15 माइनस कर दे। वो जो भी डिग्री आती है वहां से ही हम मान के चले कि अब हमारा भैया ये ग्रह का गोचर प्रभाव देना चालू कर चुका है। ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, राशि नहीं बदलेगी, राशि तो वही रहेगी जिसमें वो पहले था। तो राशि वही ले, लेकिन गोचर को देखते वक्त ज़रूर देखें कि आपके चंद्रमा की डिग्री कितनी है, आपके लगन की डिग्री कितनी है। और जैसा अभी लीना जी ने कहा कि जितना वो क्लोज आ जाएगा, भाव मध्य के जितना पास होगा, चंद्रमा से 7वें भाव, चंद्रमा की जितनी डिग्री है उतनी ही डिग्री के आसपास होगा, तो वो पूर्ण फल देने में सक्षम होगा। मैं आपको 2 चार्ट दिखाता हूँ और जानना चाहूँगा आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में। सबसे पहले तो वीडियो बाधित करने के लिए क्षमा चाहूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। जब भी कोई रील बनती थी तो आप पूछा करते थे कि दिल्ली में आप कहाँ पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली और करनाल में एडमिशन ओपन है।
वहाँ पर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा। यदि आपकी रुचि है और इस विषय को सिस्टमैटिकली आप समझना चाहते हैं आमने सामने बैठकर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया होगा, आपके सामने अभी आ रहा होगा, उस पर कॉल करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं क्लास में, और अब वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, बाधित नहीं करते हैं, वापस कंटेंट पे चलते हैं। तो ये एक पत्रिका है 1 मई 1983 की 5:45। ठीक है जी। हम सबको पता है कि शनि मकर से कुंभ में जा चुका है। ठीक है, और ये 18 जनवरी के आसपास की बात है, जैसा कि उन्होंने लिख के भेजा था। 18 जनवरी के आसपास ही गया था ना शनि, या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? जब भी गया था, मतलब अभी हम उसको छोड़ देते हैं किस तारीख को गया। तो जब भी गया, तो अब आप मुझे बताइए, इसकी पहले 7.5 चल रही थी जब मकर में शनि था, और जैसे ही कुंभ में गया होगा 7.5 खत्म हो गई होगी, अगर हम जैसा बिना डिग्री के बात करें वैसे वैसे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अभी भी चल रही है या पहले ही खत्म हो चुकी थी, या हमें इसको कैसे देखना चाहिए? सर, जब शनि मकर में ट्रांजिट कर रहा था तभी 7.5 खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मून की डिग्री काफी इनिशियल उस पर है। राइट। तो 15 डिग्री आगे जाएंगे तो मून का भाव खत्म होगा, उससे अगली 30 डिग्री में जो मून से सेकंड भाव है सर वो भी खत्म हो जाएगा, जो कि मकर राशि में ही पड़ेगा। सो ये खत्म हो जाएगा, और अगर हम 15 और भी देख लें तो लगभग 16 डिग्री तक जब वो मकर में था, तब तक वी कैन से कि इसकी 7.5 थी। आम जी। भाषा में बोले तो 45 डिग्री आगे 45 डिग्री पीछे तक उसका असर रहता है। ठीक है, अगर हम ऐसा देखें तो इस हिसाब से ये ख़त्म पहले ही हो चुकी थी, और मतलब 16 डिग्री तक आते आते भी हम कहेंगे पूर्ण प्रभाव ख़त्म हो गया था। और उसके बाद तो 1 साल, मतलब आप ये सोचिए, शनि को 16 डिग्री से 30 डिग्री आने में लगभग 14 डिग्री चला होगा। 14 हाँ। डिग्री अगर शनि को चलना है तो लगभग 1 साल का वक्त लग जाता है उसमें, ज़्यादा ही बल्कि। तो इस व्यक्ति की तो 7.5 पहले ही ख़त्म हो गई थी। बस वही है कि मोहर हमने अब लगा दी, जैसे ही कुंभ में गया, अरे भाई साहब अब आपकी 7.5 खत्म हुई है। और इन द मीन टाइम भी कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो ये बोलते कि अरे अभी आपकी 7.5 चल रही है, तो उसका प्रभाव है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जैसा जो सवाल था उसमें ये था कि चंद्रमा की डिग्री लेनी चाहिए, तो हाँ लेनी चाहिए, और अगर उसकी डिग्री से देखें तो ये उत्तर आता है। अब एक चार्ट और सर, देखिए। इस हाँ जी, केस में सर 7.5 शुरू भी जल्दी हो गई होगी। हाँ बिल्कुल सर, वही बिल्कुल। स्टार्ट भी जल्दी हुई सर, तुला में जब शनि था तभी चालू हो गई थी। इस कुंडली में बताओ फिर आपके हिसाब से चालू अभी हुई है इसकी 7.5 या पहले से चल रही थी? सर अभी हुई है इसकी स्टार्ट। अच्छा। तो पहले से चल रही थी ओके, कि मून दोनों की अपनी डिग्री अपनी से। बातों का, हाँ आप बताइए क्यों पहले से क्यों चल रही थी? उनकी डिग्री 3 है, ठीक है। इसलिए जल्दी इम्पैक्ट मिलना शुरू हो गया होगा। कुंभ में जब होगा तभी से ही इसका इम्पैक्ट आ चुका होगा इनके 7.5 का। मतलब मकर से ही मकर से आगे बढ़ा, हाँ मकर से इसका जी। इम्पैक्ट स्टार्ट हो चुका था हो चुका। 7.5 का। अगर ये चंद्रमा यहाँ पर 15 डिग्री का होता, एग्जैक्टली तो 15 हाँ का, हाँ तब हाँ। हम कहते कि कुंभ में आने के बाद से 7.5 चालू हुई। तो इस जातक की भी लगभग 7-8 महीने पहले से ही 7.5 का इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया था। तो मकर में था तभी। मकर में था तभी। तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के उत्तर इसका यही है कि जब भी वो राशि बदलेगा, तब ना ध्यान देकर जो हमारे लगन की डिग्री है, हमारे चंद्रमा की डिग्री है, जो भी गोचर हमने देखना है, तो वहां से देखने पर रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या था लीना जी, प्लीज बताइएगा। सर सेकंड सवाल ऐसा था हमारे पास कि सेकंड मैरिज इज सीन फ्रॉम सेकंड हाउस, देन शुड सेकंड मैरिज लाइक बी सीन फ्रॉम सेकंड हाउस ट्रांजिट और ट्रांजिट ऑन सेवंथ हाउस? ओके ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूसरा विवाह अगर दूसरे भाव से देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी कि किताबों में लिखा है कि 9th हाउस से सेकंड मैरिज देखनी चाहिए, और हमने इस बारे में यही पढ़ा था कि 9th हाउस इसलिए बताया गया था क्योंकि पहले
अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके उसके अनुज से विवाह कर दिया जाता था, देवर से करना, साली से करने का विधान था। तो 9th हाउस समझ में आता है। लेकिन अब क्योंकि टर्मिनेशन, एक मैरिज की टर्मिनेशन के बाद सेकंड मैरिज होती है, तो सेकंड हाउस से लेना चाहिए। तो उन महाराज का सवाल ये आया कि अगर हमें ऐसे लेना चाहिए तो क्या ये जो सेकंड हाउस है, ट्रांजिट भी वहीं से देखे सेकंड मैरिज का, या उसको सप्तम से ही देखे? तो लीना जी, आपने ही सवाल पढ़ा, आप इसे चालू करते हैं, क्या आपको लगता है? सर ट्रांजिट तो अगर व्यक्ति का मीन्स उसका जीवन अगर देखा जाए, क्योंकि सर सवाल में ऐसा है उनका सवाल कि दे शुड सेकंड मैरिज लाइफ, ये वर्ड यूज किया हुआ है। तो लाइफ अगर देखनी है सर, पार्टनर का बिहेवियर वगैरह ये सब देखना है तो हमको सेकंड हाउस पे जाना चाहिए। पर अगर सेकंड मैरिज का टाइम देखते हैं हम लोग, तो सर ये मैंने अनुभव किया है, एक चार्ट में मैंने ये देखा है। तो सर उसके हिसाब से सर 7th हाउस पर भी ट्रांजिट देखा जाना चाहिए, और 7th हाउस पे सर ट्रांजिट दिखा है सेकंड मैरिज जी का। जी 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 जी। तो आपको आपने उस कहा डेट सप्तम पर सर भाव, सेकंड मैरिज। सप्तम भाव भी हाँ ट्रांजिट के सर। दौरान 7th हाउस पर भी आप देखना चाहिए। अरीमा जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? हाँ तो मुझे भी लगता है 7th हाउस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैरिज चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसका एक्टिवेट होना जरूरी है हम्म ट्रांजिट में। हम्म ओके, देवेश भाई, आपने कुछ? सर इस पे वही बात है कि जब हमारा सेकंड किसी का मैरिज होता है तो 7th हाउस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि काम त्रिकोण 3 7 11 एक्टिवेट होता है। 7th हाउस हमारे पार्टनर का, हमारे रिलेशनशिप का हाउस है। 7th हाउस जमीन में दारा कारक भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ट्रांजिट के दौरान 7th हाउस को, क्योंकि हम एक इंसान की इच्छा है री मैरिज करने की, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को वेटेज ज्यादा मिलेगी। देखिए, अंतर अभी दोनों ने कर, आप लोगों ने कर ही दिया कि अगर मुझे सेकंड पार्टनर का नेचर देखना है, तब तो आई शुड सी सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, और उसको देखना चाहिए कि भाई वो कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, बली है, निर्बल है वगैरह। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, सप्तम भाव काम त्रिकोण का भाव है। नॉर्मल कंडीशन में अगर फर्स्ट मैरिज में डाइवोर्स हुआ है तो सेकंड मैरिज के बाद 7th हाउस वैसे भी एक्टिवेट हो जाएगा, सेक्सुअल लाइफ एक्टिवेट हो जाएगी, तो सप्तम भाव वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, 7th हाउस ट्रांजिट देखते वक्त 7th हाउस को देखना चाहिए कि उसका एक्टिवेशन भी हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है यू विल गेट अ पार्टनर। अब वो सेकंड मैरिज में तो प्रॉपर एक फॉर्मल पार्टनर की आप बात कर रहे हो, है ना? तो अगर वो नहीं भी है और अगर हाँ रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो भी हम 7th हाउस पर उस समय फोकस करते हैं कि भाई मैरिज के बाद, जैसे कई बार केसेस आते हैं कि एक मैरिज डाइवोर्स हो चुका है बंदे का, वो बंदा बोलता है कि सर अब मैं सेकंड मैरिज में जाऊं नहीं जाऊं, कोई आएगा नहीं आएगा, तो हम 7th हाउस एक्टिवेशन देखते हुए उसे बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में यू विल गेट अ पार्टनर। नाउ इट्स अप टू यू टू मेक इट अ फॉर्मल पार्टनर और नॉट। उससे आप विवाह करके उसे प्रॉपर पार्टनर बनाना चाहते हैं नहीं, वो आपकी इच्छा, लेकिन उस समय आएगा। तो सप्तम भाव ही इम्पॉर्टेंट है। शुक्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र हर केस में मेरा कारक तो भोग का वही रहेगा, मैरिज का वही रहेगा। और इन दोनों पर फोकस करना चाहिए, बस वो पार्टनर के लिए सेकंड हाउस पर जाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। रीमा जी, थर्ड क्वेरी क्या थी? So थर्ड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एंड देयर जेंडर शुड बी सीन फ्रॉम हस्बैंड्स चार्ट और वाइफ्स चार्ट। जेंडर और उससे पहले बिहेवियर भी बोला कुछ आपने, शायद क्या बोला था, लाइन पूरी पढ़ेंगे? नहीं सर, इतना ही है। क्या? चिल्ड्रन एंड देयर जेंडर। हाँ, चिल्ड्रन प्रोबेबली एंड बिहेवियर जेंडर। मिसिंग ना हो, इसमें वो हाँ लिखना चाह रही हूँ। हाँ हाँ। सो वो कह रहे हैं संतान, मेल फीमेल और संतान का व्यवहार पुरुष की कुंडली से देखे या महिला की कुंडली से देखे। अब भाई बड़ा ट्रिकी सवाल है क्योंकि बच्चे तो दोनों के ही है और है एक ही। हाँ तो अब किसको पकड़े किसको देखे? तो आप इसे चालू करते हैं, फिर लीना जी आप ही बताइए आपको क्या लगता है? सर, जहां तक हम लोगों ने आपसे पढ़ा है और बाकी भी देखा है, तो उस वक्त सर अगर जेंडर को देखा जाए तो मेल के लिए सर मीन्स सूर्य और जुपिटर को देखा जाता है चार्ट में। साथ ही में सर कंसेप्शन के समय पे किस पैरेंट का लग्नेश ज्यादा बली है, वो भी देखना चाहिए, ऐसे हमने आपसे ही सीखा था सर। जी और जी। सर इसके अलावा सर
तिथि और वार इनका भी रोल आता है सर, कि कौन से ओके ओके। दिन। नहीं कहा कि कुछ प्लैनेट बताए इसके बारे में, ठीक है। अब दिविज तुम बताओ कुछ। So as per medical science, तो male sperm is responsible for determining the gender. पर ज्योतिष में हम बच्चा तो दोनों के हैं, माता पिता दोनों के हैं, हमें दोनों के कॉमन को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि दोनों के पंचम हाउस पंचमेश की क्या स्थिति है, क्या उस पे मेल प्लैनेट्स की दृष्टि है, लाइक गुरु हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, तो हम कहेंगे कि मेल होने के चांसेस है। अगर फीमेल प्लैनेट का प्रभाव है, वीनस का, मून का, तो कहीं ना कहीं फीमेल होने के चांसेस है। तो हमें दोनों का कॉमन ही निकालना पड़ेगा कि बच्चा दोनों का है। ये बात सही है कि मेल के केस में वो स्पर्म काउंट होती है, लेकिन फीमेल को फीटस भी कैरी करना है और उसे ग्रोथ भी देनी है, तो वो फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। और आपने हमें सेमिनार में बस सिखाई थी कि कहीं ना कहीं संतान का जो सेमिनार हुआ था, कि अगर हमारा पंचमेश पीड़ित है तो आप बाय एंड लार्ज मान सकते हो कि कन्या संतति ही होगी, क्योंकि वो हमसे दूर ही चली जाएगी शादी करने के बाद। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स, बट हाँ, बच्चा आप बच्चा मुझे ना होता जूते पड़वाओगे अभी महिलाओं से, सही में कह रहा हूँ मैं। अभी रुक जाओ, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों क्यों कहा था, क्योंकि आपने बात छेड़ दी है। मैं हाँ, ये सवाल बड़ा वैसे ज्वलंत सवाल है और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप वो क्या कहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं बोल कर जेंडर क्या होगा क्या नहीं। पर मैं, चलो आपकी बात, आपने बात रखी, मैं समझ गया। रीमा जी आप भी बताइए इस बारे में, आपकी क्या राय है। सर, बिहेवियर के बारे में अगर बात करें तो जैसे हमने सेमिनार में किया था, चाइल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला था, तो वो हम देख रहे थे कि मतलब हस्बैंड के चार्ट से कम निकल रहा है और वाइफ के चार्ट से ज्यादा निकल रहा है। तो यही था कि मतलब बच्चों का रिलेशन एक जैसा नहीं होता मदर फादर के साथ। हो सकता है मदर के ज्यादा क्लोज हो और फादर से ना बनती हो, तो वो हम्म डिफरेंस आता है। तो वो दोनों चार्ट को इंडिविजुअली ही स्टडी करना पड़ेगा टू नो हम्म द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन टुवर्ड्स देम। मतलब उनके राइट। लिए कोई एक पर्टिकुलर चार्ट पे नहीं जा सकते। एंड व्हाट अबाउट जेंडर, कैसे। सर, जेंडर बायोलॉजिकली तो मेल के उससे डिटरमाइन होता है, बट एज वी स्टडीड कि उस समय का ट्रांजिट देखा जाता है कंसेप्शन के पीरियड का, कि किसका लग्नेश बलि चल रहा था, तो हम्म उसके चांसेस, ओके उसका चार्ट ज्यादा प्रेफरेबल होता है उस समय। फाइन फाइन। अच्छा एक इस बारे में आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि देखो वैसे तो पुरुष और स्त्री दोनों ही बराबर हैं और आज के समाज में तो है ही बराबर। अभी यहाँ पर भी हमने देखो दो मेल बैठे हैं, दो फीमेल बैठे हैं। तो और ज्योतिष तो ज़्यादा महिलाएं पढ़ते, तो उनको तो नाराज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो अभी पहले हम बात समझते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे थे। वो जो देवेश ने बात कही कि मैंने कहा कि पंचम भाव पीड़ित तो कन्या संतति होती है, उसका कारण ये था कि पहले के ज़माने में मानसिकता थी कि कन्या अगर आपके होगी तो उसका विवाह हो जाएगा, वो आपसे दूर सेटल हो जाएगी, तो संतान का सुख थ्रू आउट योर लाइफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। मतलब आपको थोड़ा टाइम अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने अपने घर चले जाना है। अगर वो उसका, हम दोनों घर उसके, लेकिन अगर अब ससुराल चले जाना है, तो इस वजह से कहा गया कि भैया नहीं, इनकी तो कुंडली में अगर पंचम भाव पीड़ित हो तो इसका मतलब है कन्या संतति ज़्यादा है। और ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, मैंने बस वही आपके सामने बात रखी और लॉजिकली बताया। अभी जो बिहेवियर की बात है, तो आई एग्री विद रीमा जी एंड लीना जी कि भाई एक ही संतान दोनों व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है। कोई माँ का लाडला होता है, कोई पिता का पितृ भक्त होता है। हमें परशुराम जी की कहानी भी पता है, ठीक है, जिसने पिता के कहने पर आके माता मतलब जो माँ बस की बलि दे दी थी और वो सब था। और उल्टा केस भी देखा हुआ है, जो माँ के बहुत सपोर्ट में होते हैं और पिता को उस वजह से ग्रजेस रहती है मन में कि यार मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जैसे शनि महाराज का था, शनि महाराज का उदाहरण। एग्जाम्पल है हमारे पास। तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। तो हमारी कुंडली ये बताती है हमारे बच्चे हमारे साथ कैसा डील करेंगे, कैसा व्यवहार उनका रहेगा। जहाँ तक जेंडर की बात है, जेंडर पर भी क्या होता है, एक मुझे केस याद है कि एक कपल गया एक पंडित जी के पास और पंडित जी को कुंडली दिखाई। उन्होंने कहा तुम्हारे पंचम भाव को सूर्य देख रहा है, ठीक है, और कुछ स्त्री ग्रह भी देख रहे थे, तो बोले कि तुम्हारे पंचम भाव को सूर्य देख रहा है और पंचमें शुक्र चंद्रमा के साथ है, तो तुम्हारा एक तो लड़का पक्का है। हमने कहा ठीक है जी। अब आप जानते हैं आज की जो सोसाइटी है उसमें 2 बच्चे मैक्सिमम लोग करना पसंद करते हैं,
करने को तो और भी करते हैं, या नहीं करने को दो भी नहीं करते, लेकिन नॉर्मल जो है अभी तक फिलहाल 2 बच्चे मैक्सिमम जाते हैं। अब वो दोनों कन्या हो गई। वो कह रहे पंडित जी आपने तो कहा था, कह रहे मैंने कहा है तुम्हारे कि मेल संतान होने के योग है, तुम ट्राई करते रहो। अब वो मुझे आके बोला, कह रहे सर अगर तीसरी भी कन्या हो गई, कहेंगे अगली बार हो जाएगा, तो अगली बार के चक्कर में मेरी तो भीड़ लग जानी है ना। कुछ लोगों की मानसिकता होती है, मेल के लिए इतना ट्राई करते रहते हैं। पंडित जी ने तो ये कहा है होनी है, अब कब होनी है, पहली होनी है या दूसरी होनी है। वो जैसे कंस के टाइम पर हुआ था ना, वो कहते हैं जी इसका 8वां पुत्र आपको अब वध करेगा। बाद में नारद जी जाके बोलते हैं 8वां कहाँ से, शुरू से या लास्ट का, कैसे गिना 8वां। तो उनने बेचारे पहले के 7 को भी पूरा कर दिया था, या कोशिश की थी कंस ने। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये कहना कि ओके ठीक है, मेल प्लैनेट का है तो मेल होगा, या फीमेल प्लैनेट का है तो फीमेल होगी। हमें ये देखना होता है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा, पहले तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसका चार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। आई नो मेडिकली हम ये मानते हैं कि मेल के रिस्पॉन्सिबल है, और मेल को मेरे ख्याल से मेल इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम अपनी ज्योतिष के ग्रंथों से जोड़े कि वंश वृद्धि तो हम मेल की कर रहे होते हैं। तब बोलते हैं कि अरे पुरुष की कुंडली से देखो, अरे परिवार का जो संकल्प लेगा, जो परिवार बढ़ाएगा, तो मेल का बढ़ा रहे होते हैं। नाना वाली साइड को तो इतना नहीं ध्यान देते। तो अगर हमारे तो ये पहले से ही कहा गया है कि मेल के हाथ में है। मेरी बात समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि अगर ये पैटर्न नहीं होता तो फिर फीमेल के लिए बोला जाता। हम क्या देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन चार्ट में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग था, किसका लग्नेश स्ट्रांग था। ये जैसे अभी रीमा जी ने बात बोली, लग्नेश के स्ट्रांग होने से क्या पता लगेगा बच्चा किस पर जाएगा। अब देखिए, एक ही कपल के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, मान लीजिए, एक की शक्ल पिता से मिल रही है, एक की माँ से मिल रही है, कि मामा या दादा से मिल रही है, कुछ भी हो सकता है, और या दोनों में से किसी से नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर मेल का चार्ट स्ट्रांग चल रहा था उस समय, मेल का लग्नेश अच्छा बली चल रहा था, तो मेल के ट्रेड ज़्यादा आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अभी जिन लोगों का शनि बली है, किसी का मान लो शनि कुंडली में उच्च का बैठा है, मकर में है, कुंभ में, अगर अब वो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि बच्चे का स्वभाव और बच्चे का आचरण आपके पंचम भाव से संबंधित हो, आपके जैसा हो। ठीक है। और अगर फीमेल का केस होगा, तो जो है दोनों में ये देखना होता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन किसका चार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा ये देखना होता है कि अगर दोनों का बली है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो ट्रेट मिक्स हो जाते हैं, फिर वो हम कहते हैं तीसरा ही कोई आया है, या यूँ बोले भैया ये हम दोनों में से किसी के ऊपर नहीं है, वो चीज़ देखने को मिलती है। तो ये इस तरह हम इसको देख सकते हैं। और वैसे जेंडर चेक करना नहीं चाहिए आज के टाइम में, गलत चीज़ है और इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। दिव्य आप ही बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन था कि हमने जैसे कंसेप्ट पढ़ा है कि सूर्य शनि अगर समसप्तक हो तो व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलता। बस ये राम जी के केस में सूर्य शनि समसप्तक है, लेकिन राम जी को अपने कर्मों के लिए बहुत अच्छा क्रेडिट मिला, तो इसका क्या कारण है? ओके, सो लीना जी आपको क्या लगता है? सर मुझे ऐसे लगता है कि राम जी के चार्ट में सर सूर्य और शनि आपस में देख भी रहे थे, तो सर शनि वक्री है और शनि अकारक था सर राम जी के चार्ट में। पर सर राम जी के चार्ट में सर 10th हाउस में सूर्य था, और जिसमें लगन में जो हंस योग बन रहा था और गज केसरी योग भी बन रहा है राम जी के, सर उसको उस योग को एक्टिवेट कर दिया सूर्य ने 10th हाउस से। उसी योग को सर योग कारक मंगल एग्जॉल्टेड होके देख रहा है सर। तो ये दोनों चीजों से सर उनको उनके कार्य की ख्याति प्राप्त हुई होगी, ऐसे मेरा खुद का एक हाँ रीमा जी, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? सर अगर शनि सूर्य समसप्तक हो तो जैसे हमने पढ़ा है कि वो अति वक्री वाली सिचुएशन होती है शनि की, तो सर उसमें क्रेडिट ना मिलना, मैं तो सर इस बात से एग्री नहीं करती कि क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। नहीं सही है। दिव्य आपको क्या लगता है? सर आपने जैसे कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि सूर्य शनि का साउथ इंडिया से आपने रिलेट किया कि उनका अलग परसेप्शन रहता है। सूर्य और शनि जब समसप्तक होते हैं, शनि को चेष्टा बल मिलता है, शनि वक्री हो जाता है,
और ये राम जी की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है, लगन में ही चंद्रमा है, साथ उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं। सबसे पहली बात, ये कॉम्बिनेशन 4th और 10th हाउस में बनता है। 4th हाउस में उच्च का शनि, 10th हाउस में उच्च का सूर्य। पहली बात, कभी भी हमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को देख के वन लाइन वर्डिक्ट नहीं देनी चाहिए, हमें पूरी कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए। राम जी की कुंडली अपने आप में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि कोई इंसान अगर इतने उच्च के ग्रह लेके बैठा है, एक तो लगन में गुरु होना, उच्च का गुरु होना, अपनी बात का पक्का बनाना, बहुत एथिकल होना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपने कॉम्पिटिटर्स उनसे भी ऊंचे लेवल के मिले, सबको पता है रावण जैसा इंसान मिला, बट उनके पास जो दूसरे कॉम्बिनेशंस थे, क्योंकि क्रेडिट मिलने की बात है तो लगन 10th हाउस 11th हाउस उससे भी हम रिलेट करेंगे। नहीं, जैसे जो आपने कहा तो बात बिल्कुल सही है। देखिए, पहली बात तो मैंने नहीं कहा होगा कि अगर सूर्य से सप्तम भाव में शनि है तो व्यक्ति को उसके कर्मों की ख्याति नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य से सप्तम पे शनि होना मतलब शनि को चेष्टा बल मिलना, आप लोगों ने पढ़ा ही है। शनि काल पुरुष के दशम भाव का स्वामी है, बल्कि ये तो आपके कर्मों को लाइमलाइट में लाता है, तो पॉजिटिव ही हो गया। द ओनली इशू इज कि अगर शनि वक्री है तो उस वक्रत्व की वजह से आपको स्टेबिलिटी करियर में वो देखने को नहीं मिलती है, उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं। अब आप जैसे भगवान राम की बात कर रहे हैं, फिर अलग ही मतलब हम कहें कि चार्ट ही अलग है और हम भगवान का चार्ट ले रहे हैं, तो उनका शनि वक्री था, तो ये एडवांटेज थी कि जो भी वो करेंगे वो दुनिया के सामने आएगा। अलॉन्ग विद इट, जैसा कि वन लाइनर अभी आपने कहा तो कि हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें पूरा चार्ट देखना चाहिए कि पूरा चार्ट क्या कहता है। तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कुंडली अच्छी, दशमेश बली, लगन कुंडली का दशमेश बली, और उसके बाद शनि का वक्री होना, शनि का उच्च का होना और चेष्टा बली होना, ये पॉजिटिव योग है। हाँ, ये जरूर है कि जब दो ग्रह उच्च के होकर आमने सामने होते हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते, और उनके केस में भी वो उतार चढ़ाव हमें ज्यादा देखने को। अपार्ट फ्रॉम इट, कभी भी जिसका शनि सूर्य से सप्तम भाव में हो, तो ये बोलिए कि आपके कोई कर्म छुपेंगे नहीं, लोगों के सामने आएंगे और आपको उसकी ख्याति या कुख्यात होने के योग दोनों ही मिलेंगे, वो चीज देखने को मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे और वीडियो के लिए, अब 550 वीडियो इस चैनल पर है, ऐसे और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। विपरीत राजयोग से जुड़े 13 इंपॉर्टेंट सवाल, यदि इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।